हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग सभी? बढ़िया एकदम। तो देखो, आज का जो लेक्चर है, काफ़ी टाइम हो गया इसको आने में। टाइम ऐसे हो गया कि कुछ प्रॉब्लम थी जिस वजह से अपन नहीं बना पाए थे, वीडियो शूट नहीं कर पाए। लेकिन आप कोशिश करेंगे तुम्हारे लिए वीडियो कंटिन्यू आते रहे अपन। देखो, अपने पास जो चैप्टर अपना चल रहा था वो था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का, जिसमें शायद अपने 7 या 6 7 लेक्चर हो गए समथिंग। 7 लेक्चर हो गए थे, जिसमें अपन ने क्या है समथिंग 80% इस चैप्टर को कवर कर लिया था। उसमें कुछ 1 या 2 लेक्चर, शायद 2 वीडियो इसके, 2 या 3 वीडियो और बनेंगे इसके। फिर अपन जल्दी से इस चैप्टर को खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक। तो आज अपन इसमें पढ़ने वाले थे, वैसे प्रीवियस लेक्चर में अपन ने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होती हैं, उसके बारे में 8-10 पॉइंट कुछ अपन ने उनको देखा था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसे होती हैं, क्या ड्रॉ करती हैं, क्या शो करती हैं। हमने भी बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या करती है इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण उसका, और डायरेक्शन उसकी दिशा भी होती है। तो इन 2 चीज़ों को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बताती हैं। आई होप तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अच्छे समझ में आया होगा और प्रीवियस लेक्चर भी अच्छे हुए। आज का लेक्चर बोर्ड के पैटर्न पर बहुत अच्छा होने वाला है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा आज का, क्योंकि आज का लेक्चर में कुछ ऐसी चीजें हम बताने वाले हैं तुम्हारे लिए जो बोर्ड के एग्जाम में हर साल आती हैं। हर साल बोर्ड के एग्जाम में 3-4 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। तो जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से लेक्चर को देखेंगे। ठीक है, चलो। तो आज का लेक्चर है अपना इलेक्ट्रिक डायपोल। आज की हेडिंग डालोगे आप इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल हेडिंग डालोगे आज इलेक्ट्रिक डायपोल। और इस लेक्चर को देखने से पहले आपको ये करना है कि इस लेक्चर के जो चैप्टर के जो प्रीवियस वीडियो हैं उनको सबको देख के आए आप, तो ये लेक्चर क्या अच्छा समझ में आएगा और बोर्ड के व्यू से जो टॉपिक अपन कराने वाले हैं वो बेटर रहेगा। अन्यथा ऐसा कुछ वो नहीं है, अपन कोशिश करेंगे कि अच्छा समझ में आए। देखो, आज स्टार्ट करने वाले हम इलेक्ट्रिक डायपोल। इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या बोलेंगे इसको? विद्युत द्विध्रुव। इलेक्ट्रिक मीन्स विद्युत कोई चार्ज वगैरह, डायपोल मतलब जिसके 2 पोल हो, द्विध्रुव जिसके 2 ध्रुव हो पास। ठीक है। देखो, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है इसकी? डेफिनेशन होती है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। Two equal and opposite charges separated by a small distance. देखो डेफिनेशन क्या बोलती है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक देखो क्या होता है, ये बोल रहा है कि 2 इक्वल मतलब समान एंड अपोजिट चार्ज, मतलब इक्वल चार्ज होने चाहिए। यदि एक क्यू है और एक क्यू चार्ज है, 2 चार्ज इक्वल तो है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, परिमाण दोनों को बराबर है, लेकिन अपोजिट होने चाहिए, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। भाई, 2 आवेश जिनका परिमाण समान है लेकिन दोनों अपोजिट हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों चार्जेस स्मॉल डिस्टेंस पर होंगे। मतलब ये चार्ज ये हो गया, ये फर्स्ट चार्ज, ये फर्स्ट चार्ज, ये सेकंड चार्ज, दोनों स्मॉल डिस्टेंस पर हैं। मतलब ये डिस्टेंस वेरी स्मॉल, ये डिस्टेंस, तो उसे क्या बोलेंगे अपन? इलेक्ट्रिक डायपोल कहेंगे। देखो, अब जैसे इसका भी तरीका है, जैसे इसका मैंने मिड पॉइंट ले लिया, तो 2 इलेक्ट्रिक डायपोल की डिस्टेंस को मेजरमेंट करेंगे अपन 2a से। इसका मतलब इसका ये हाफ a और ये a। अपन ऐसा कुछ नहीं है, r ले सकते हो, उसको d ले सकते हो, कुछ नहीं, अपन 2a से मेजरमेंट किया है।
उसको बताएंगे अपन ने 2a से क्यों किया है कि इसका थोड़ा ना कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी। इसका मतलब यहाँ पर ये डिस्टेंस जो 2a है वो कैसी है, वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, जैसे माइक्रोमीटर्स में ले सकते हैं अपन इसको, नैनोमीटर्स में ले सकते हैं, एंगस्ट्रॉम में ले सकते हैं। मतलब ये जो डिस्टेंस है वेरी स्मॉल होनी चाहिए। दो चार्ज इक्वल है लेकिन अपोजिट हैं और स्मॉल डिस्टेंस पर हैं तो उसे अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। दो समान व विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पर हों तो उस डिवाइस को या उस युक्ति को अपन क्या बोलेंगे, विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल। चलो इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पता पड़ गया है, लेकिन इसमें एक टर्म आता है डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। में इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट लिखो, डायपोल मूवमेंट लिखो, डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट क्या होता है, डायपोल मूवमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे अपन पी से। डायपोल मूवमेंट क्या कहता है कि जो डायपोल है उसका कोई एक चार्ज ले लो, उसका मैग्नीट्यूड लो चार्ज का क्यू, और डायपोल की डिस्टेंस, दोनों चार्ज के बिटवीन डिस्टेंस 2a, ये क्या होता है, डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल है, उसका कोई एक चार्ज ले लो, आप एक आवेश ले लो, लेकिन उसका कैसे लेना, आपको परिमाण लेना मैग्नीट्यूड, और दोनों अपन ने क्यू क्यू लिया, माइनस क्यू प्लस क्यू, तो एक क्यू अपन ने ये ले लिया, और उन दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है, उसका मल्टीप्लाई कर दिया तो उनके पास क्या बनेगा, डायपोल मूवमेंट। याद रहेगा, P इक्वल टू क्यू इंटू 2a। क्यू क्या आपके पास, इलेक्ट्रिक डायपोल के किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, और 2a क्या है, याद रखना 2a क्या है, दोनों चार्ज के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो उसका मल्टीप्लाई कर देगा। अब एक बात आती है हमारे पास, मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। मतलब ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर होता है। इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा। हमेशा याद रखेंगे जो डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होता है वो फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज की ओर, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। इसका मतलब इसका होगा ऐसे डायपोल मूवमेंट। फिजिक्स में अपन इसको नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, मतलब ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश क्यों लेते हैं, लेकिन शायद तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो केमिस्ट्री में इसको पॉजिटिव से नेगेटिव क्यों लेते हैं, उसका रीजन कुछ खास नहीं है, आगे कभी काम पड़ेगा तो बताएंगे, पढ़ना भी अपन को अच्छे से। तो यहाँ पर हमेशा क्या है, डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन किधर लोगे आप, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, मतलब यहाँ पर माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश तक, ऐसा बोल सकते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण, इसको क्या बोलते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण, सॉरी हिंदी में द्विध्रुव आघूर्ण, मूवमेंट मतलब आघूर्ण, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा किधर होती है, माइनस ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश के, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, इतना याद रखिए इसको, ठीक है, कोई दिक्कत आता है। हाँ, इसके एक यूनिट की बात करें भाई, डायपोल मूवमेंट है तो इसका यूनिट होगा, तो इसका ऐसा ही जो यूनिट होगा, ऐसा यूनिट होगा वो क्या लिखेंगे, देखो इसका क्यू चार्ज है, चार्ज का कूलम इनटू डिस्टेंस मीटर, जो क्या यूनिट हो जाएगा, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम इनटू मीटर। इसको अपन ऐसा यूनिट निकाल सकते हैं। डायमेंशन वाला निकाल सकते हो आप, चार्ज की डायमेंशन लिखोगे, यहाँ पर डिस्टेंस मीटर की डायमेंशन लिखोगे, चार्ज की डायमेंशन क्या होती है, A1 T1, मीटर मतलब L1 हो जाएगा, M0, चार्ज की डायमेंशन क्या होती है आवेश की, A1 T1 इंटू डिस्टेंस मीटर L1, लेंथ क्या हो जाएगा पास यहाँ पर M0 L1 T1 A1, ये क्या हो जाएगा, डायपोल मूवमेंट की डायमेंशन निकाल सकते हैं। नीचे दिखाई दे रहा है, चलो दिखाई दे, क्लियर हुआ था, हटाए इसको। अब देखो अपन क्या करते हैं, अब अपन को तो क्या करना है, इस इलेक्ट्रिक डायपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। मेन टॉपिक क्या है मेरे पास, हटाए इसको, वीडियो को पॉज कर नोट कर लिया करो जल्दी से, ओके। हमें तो क्या करना है, इस इलेक्ट्रिक डायपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो हेडिंग डालोगे इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल।
हेडिंग डालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल। हमें विद्युत द्विध्रुव द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड वही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हमें विद्युत द्विध्रुव के द्वारा। अब यहां पर डायपोल होगा तो उसके कुछ पॉइंट बने, कहां कहां पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाल सकते हैं। एक तो ऑन द एक्सिस पर, मतलब विद्युत द्विध्रुव के द्वारा उसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऑन द एक्सिस पर, और एक इलेक्ट्रिक डायपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, लंबवत स्थिति पर, निरक्ष पर। तो पहला पॉइंट लेंगे अपन ऑन द एक्सिस, अ डायपोल, ये ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल पहला पॉइंट। मतलब अपन को एक डायपोल लेना है विद्युत द्विध्रुव, उसकी अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, याद रखेंगे हिंदी में हेडिंग डाल लोगे आप विद्युत द्विध्रुव द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और पहला पॉइंट कहां पर, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हेडिंग डालोगे विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलो देखो क्या करना है अपन को, तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल लेना है। चलो अपन डायपोल बना लेते हैं। एक नेगेटिव चार्ज ले लिया अपन ने यहाँ पर, ठीक है, और एक यहाँ पर ले लिया अपन ने पॉजिटिव चार्ज। ये चार्ज फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। दोनों का जो सेपरेशन होगा वो क्या होगा, 2a। दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, 2a। 2a क्या है, बहुत स्मॉल डिस्टेंस है। ये इसका मिड पॉइंट हो गया, मध्य बिंदु हो गया किसका, इलेक्ट्रिक डायपोल का। अपन ने माना इसके मिड पॉइंट से, मध्य बिंदु से स्मॉल r डिस्टेंस पर, अक्ष पर, एक्सिस पर एक पॉइंट P है, मतलब मिड पॉइंट से इस पॉइंट P की डिस्टेंस क्या है, स्मॉल r, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किया अपन ने, कुछ नहीं किया, इलेक्ट्रिक डायपोल ले लिया, उसके मिड पॉइंट O से उसके एक्सिस पर, क्योंकि यहाँ पर निकाल रहे हैं अपन एक्सिस पर, अक्ष पर, एक बिंदु स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, पॉइंट P, जिस पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखो क्या करेंगे अपन यहाँ पर। अब देखो इस पॉइंट P पर फर्स्ट चार्ज, पहले चार्ज वाला इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, इसके द्वारा निकलेगा भाई, माइनस Q से भी निकलेगा, प्लस Q से भी निकलेगा। सबसे पहले देख लेते हैं इस नेगेटिव Q, माइनस Q के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होगा, 2/4 भाई, आवेश की ओर होगा। याद आ रहा ना, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं वहां पर क्या लाती है, एक टेस्ट चार्ज लेके आती है, और टेस्ट चार्ज कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। इस पॉजिटिव में इस नेगेटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ये इसको इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर। इसका फर्स्ट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर। इसको मैं E1 मान ली, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर होगा, समझ आ रहा है। अब ये प्लस Q चार्ज है, इसके द्वारा इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अब एक होम चार्ज होगा, आवेश से बाहर की, ये अपने पास क्या होगा, E2 होगा। देखो क्लियर होना चाहिए अपने पास। इस फर्स्ट चार्ज द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड 2/4 आवेश की ओर होगा, क्योंकि इसमें क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा, आकर्षण करेगा। इस प्लस Q चार्ज यहाँ पर क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, प्रतिकर्षण, तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, बाहर की ओर होगा, ठीक है। इसका मतलब इस पर यदि मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इस पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो क्या करूंगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों का ऐड कर दो भाई, पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में देखो E नेट कहां पर, एट अ पॉइंट P, एट अ पॉइंट P, एट अ पॉइंट P, P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मैं लिखूंगा यहां पर, केवल मैग्नीट्यूड निकालूंगा, E नेट इक्वल टू E2 माइनस E1। बच्चों को यही समझ नहीं आता सर आपने E2 माइनस E1 क्यों किया, E1 माइनस E2 क्यों नहीं किया, या प्लस क्यों नहीं किया। देखो ध्यान से भाई, यहां पर देखो इस नेगेटिव चार्ज से पॉइंट P की डिस्टेंस और पॉजिटिव चार्ज से पॉइंट P की डिस्टेंस किसकी अधिक होगी, फर्स्ट चार्ज की ये डिस्टेंस अधिक है, और डिस्टेंस अधिक होने से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होता है।
चार्ज तो दोनों सिमिलर है, इक्वल चार्ज है, लेकिन इसकी डिस्टेंस दूरी अधिक है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, इसकी डिस्टेंस कम है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। और वेक्टर निकालने के लिए ज्यादा में से कम घटाना पड़ेगा अपन को, तो ज्यादा कौन होगा E2 और कम कौन होगा E1। यहाँ पर देखो ये E1 डिस्टेंस थोड़ी कम अधिक कर दी, इसकी कम, समझ में आया क्लियर। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर E2 माइनस E1, अब कुछ नहीं करना, हमें E2 और E1 की वैल्यू निकालनी। तो E2 और E1 की वैल्यू अपन यहाँ पर कहीं निकाले साइड में। चलो E2 और E1 की वैल्यू निकालने को डिस्टेंस चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करनी है, E1 यहाँ पर फर्स्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो हमें इस डिस्टेंस की आवश्यकता है। ये डिस्टेंस कितनी होगी, और ये डिस्टेंस भाई इस फर्स्ट चार्ज द्वारा निकालेंगे, तो फर्स्ट चार्ज से पॉइंट P की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी अपन को। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, देखो मिड पॉइंट से पॉइंट P की डिस्टेंस R, ये यहाँ से यहाँ तक R, प्लस ये डिस्टेंस क्या होगी 2a का हाफ, क्या हो जाएगा a, क्या हो जाएगा R प्लस a, ये क्या हो जाएगा R प्लस a। समझ में आया। अब मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ P से मिड पॉइंट की R, इसमें से कितना लेस करना है मुझे A। समझ रहा हूँ, देखो पॉइंट O से मिड पॉइंट से पॉइंट P की डिस्टेंस क्या है R है, मुझे तो ये डिस्टेंस चाहिए ये वाली, तो इसमें से इतनी घटा दूंगे तो R माइनस क्या हो जाएगा A। आया समझ में क्लियर, ध्यान से, ठीक है। चलो अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट चार्ज द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है यहाँ पर पॉइंट P पर, तो E1 निकाल दो, E1 का मैग्नीट्यूड E1 इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है K Q अपॉन में R स्क्वायर K। अब यहाँ पर ऐसा मत करना माइनस Q ले लो, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं, डायरेक्ट नंबर यहाँ पर दिखा देंगे, ठीक है। K Q अपॉन R, मतलब फर्स्ट चार्ज से पॉइंट P की डिस्टेंस क्या है R प्लस A का होल स्क्वायर, ये होता है K Q अपॉन में R स्क्वायर, डिस्टेंस उस चार्ज से पॉइंट P की डिस्टेंस। E1 की वैल्यू आ गई, E2 की वैल्यू वही K Q अपॉन R, इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी R माइनस A का होल स्क्वायर। ये दोनों अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 की वैल्यू आ गई। अब अपन को कुछ नहीं करना, E1 और E2 की वैल्यू हम पुट कर देंगे। चलो रखते हैं, तो E नेट इक्वल टू E2 की वैल्यू क्या है K Q अपॉन में R माइनस A का होल स्क्वायर, माइनस E1 की वैल्यू क्या है K Q अपॉन में R प्लस A का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, दोनों में से ऊपर क्या कॉमन आ रहा है K Q, ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है K Q कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा K Q कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन में R माइनस A स्क्वायर, 1 अपॉन में R माइनस A का होल स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन में R प्लस A का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, अब सॉल्व करना, कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। देखो एल्स K Q एलसीएम क्या आएगा R माइनस A का होल स्क्वायर इंटू R प्लस A का होल स्क्वायर, हम लोग R माइनस A का होल स्क्वायर इंटू R प्लस A का होल स्क्वायर, ये एलसीएम आएगा। अब देखो R माइनस A स्क्वायर, इसको ऊपर क्या बचेगा R प्लस A का होल स्क्वायर, ये सॉल्व करना आता है, ये तो नेगेटिव, इससे ये कैंसिल हुआ, क्या बचा R माइनस A का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं आता, चलो ऊपर क्या करते हैं A प्लस B का होल स्क्वायर लगा दें, A माइनस B का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा A माइनस बी इंटू ए प्लस बी, नीचे फॉलो करना पर A माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये देखो स्क्वायर डाल से सोचो आप, यहाँ पे क्या बन रहा है A माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यही तो होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो फॉर्मूला बन रहा है स्क्वायर। यहाँ पर यदि इन दोनों पर यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, तो यहाँ पे क्या लगूंगा के क्यू, यहाँ पर लगाओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर पर 2ab प्लस 2ar। अब डायरेक्ट नेगेटिव भी है, देखो अंदर नेगेटिव डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें तो नेगेटिव, चलो यहाँ पर क्वेश्चन लिख देते हैं, दिक्कत है, चलो नेगेटिव यहाँ पर करो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आर स्क्वायर क्या आएगा प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2ab 2ar, और नीचे क्या हो जाएगा सही से, नीचे क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यहाँ पर क्या हो जाएगा
आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। कराएगा सॉल्व करें। चलो इस देखो इस नेगेटिव का अंदर में मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर प्लस का 2 आर। भाई नेगेटिव को मैंने क्या कर दिया अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये पे कर दिया मैंने भाई माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया माइनस आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 आर। और ऊपर देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल ऊपर क्या 2 आर प्लस 2 आर 4 आर। तो क्या हो गया के क्यू यहाँ पर क्या हो गया 4 आर अपॉन नीचे क्या है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। नोट करो पहले इसको ई नेट। जल्दी से वीडियो को पास करो, नोट करो, फिर आगे सॉल्व करते हैं इसको। दिखाई दे रहा है? बिल्कुल हो गया नोट। चलो देखो हटा दो उसको यहां से। अब देखो हमारे पास ये आ गया। अभी अपन ने पढ़ा था डायपोल मोमेंट P इक्वल टू क्या होता है Q इंटू 2a ये होता है। तो देखो देखो यहाँ पर क्या करना है अपन को, इसको मैं थोड़ा फैक्टर्स में लिख दूंगा। इसको कैसे लिखेंगे K Q 4ar को लिखूंगा मैं 2a इंटू 2r ऐसे लिख रहा हूँ। देखो 4ar को लिख दिया मैं 2a इंटू 2r और नीचे क्या है मेरे पास आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों लिखा अपन ऐसा? क्योंकि Q इंटू 2a क्या बन जाएगा हमारे पास डायपोल मोमेंट P बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा K इसकी पोजीशन पर क्या आ जाएगा P यहाँ पर क्या आएगा 2r अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। नोट करो पहले आता है इसको, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुआ? दिखाई दे रहा है पीछे नीचे से? चलो देखा नोट किया? चलो इसको यहां से हटाते हैं। अब देखो क्या करना है अपन को, इसमें एक टर्म और देखना नीचे क्या है कंडीशन के पास। देखो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको समझो यहां से। आर क्या है इसके मिड पॉइंट से किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आर क्या होगा और 2a क्या है अपने पास डायपोल, जो डायपोल है डायपोल उसके चार्ज के बिटवीन डिस्टेंस। मैंने क्या बोला था 2a क्या होता है वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस, आर क्या होगा इससे बहुत बड़ा होगा। इसका मतलब यहाँ पर आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर। भाई 2a क्या है दोनों चार्ज के बिटवीन डिस्टेंस वो बहुत स्मॉल होता है एंगस्ट्रॉम में नैनोमीटर में, ठीक है माइक्रोमीटर्स में, ठीक है बहुत स्मॉल है। और ये आर क्या हो गया अधिक मान लो आर हो गया आपसे बोला गया इससे 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो 5 सेंटीमीटर। तो आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और ए इक्वल टू क्या आएगा पास या तो माइक्रोमीटर्स में आएगा या नैनोमीटर्स में आएगा या एंगस्ट्रॉम में आएगा पास। तो ये डिस्टेंस इससे कितनी कम होगी बहुत कम होगी। तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा और ज्यादा हो जाएगा ए स्क्वायर से, इसलिए अपन क्या कर लेंगे ए स्क्वायर टेंस टू 0। ए स्क्वायर को अपन नगण्य मान लेंगे 0 बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर 0 तो क्या हो जाएगा यहाँ पर लिख दूंगा क्या होगा ई नेट इक्वल टू ऊपर क्या होगा के पी यहाँ पर क्या हो गया 2r अपॉन नीचे क्या बन रहा है आर स्क्वायर ए स्क्वायर को टेंस टू 0 ले लिया तो आर स्क्वायर की पावर 4 हो जाएगा। आर स्क्वायर की पावर स्क्वायर आर की घात 4, एक आर से एक आर कैंसिल होगा तो ई नेट इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 2kp अपॉन में आर क्यू। नोट करो कुछ नहीं किया है अपन ने, क्या है कि ये आर क्या है डिस्टेंस इस ए से बहुत बड़ा है इसलिए आर के कंपेयर ए को अपन ने क्या नेगेट कर दिया, इसको ये कर दिया नगण्य मान दिया इसको। क्लियर हुआ? अब देखो क्या है ये ई नेट है अपने पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपसे बोला जाए कि इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कितना होगा मतलब इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा। अब देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा यहाँ पर E1 और E2 में से कौन अधिकतम E2 E तो अधिकतम पास E2 अधिकतम E2 में से E1 लेस करो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी इधर ही आएगी। ई नेट का डायरेक्शन आएगा ही नहीं पास भाई ई नेट निकाला E2 माइनस E1 कितना आया इसका मतलब किधर होगा अधिक की हो E2 ई नेट। अब ई नेट इधर है ई नेट का डायरेक्शन किधर है माइनस क्यू चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की हो और डायपोल मूवमेंट
पी का डायरेक्शन किधर होता है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, ये तो होता है। इसका मतलब इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, डायपोल मूवमेंट के डायरेक्शन में। यहां समझे क्या है, देखो पास ई नेट निकाला अपन ने, यहाँ पर ई नेट क्या है, E2 माइनस E1 है। इसका मतलब ई नेट का डायरेक्शन E2 का डायरेक्शन है। क्लियर हुआ था। अब ई नेट किधर है, इधर है, जबकि डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, इधर ही तो होगा, ये पी वेक्टर, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, मतलब पी वेक्टर और ई नेट दोनों सेम डायरेक्शन में। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ई वेक्टर नेट इज इक्वल टू 2k अपॉन में आर क्यू, यहाँ पर क्या लूंगा, पी वेक्टर, मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायपोल मूवमेंट के डायरेक्शन में है। करो नोट, हो गया क्लियर। चलो दूसरा पॉइंट, पॉज नोट ले लिया, दूसरा पॉइंट हटा दो उसको। चलो दूसरा पॉइंट है, ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए डाइपोल, ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अ डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाइपोल। हमें वही इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है, लेकिन कहां पर करनी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, निरक्षीय स्थिति पर। ठीक है, क्लियर है। चलो देखते क्या होता है। अपन को क्या करना है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेना है, विद्युत द्विध्रुव लेना है। अपन ने क्या ले लिया, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लिया, ऐसे ले लो, ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। डिस्टेंस कितना, ये मिड पॉइंट ले लिया ओ, डिस्टेंस कितना होगा 2a, टोटल डिस्टेंस क्या होगा 2a, और ये हाफ हो जाएगा a, ये हाफ हो जाएगा a, इतना कर दें, ये हाफ a हो गया और ये हाफ क्या हो गया a, ये डाइपोल। अब क्या करना है, हमें इसके मिड पॉइंट से इस डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से मैं बता देता हूं, यहां से एजम्पशन मान लो कि पास स्मॉल r डिस्टेंस पर a पॉइंट p पॉइंट है, ये डिस्टेंस कितना r, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हो गया, इक्वेटोरियल बोल सकते हैं इसको, इक्वेटोरियल पर हो गया। अब इस पॉइंट P पर ये चार्ज फर्स्ट है, ये चार्ज सेकंड है, तो चार्ज फर्स्ट से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा और चार्ज सेकंड से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा नहीं भाई। चार्ज फर्स्ट है, नेगेटिव चार्ज है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इधर होगा, मतलब ये क्या होगा, E1 होगा, नेगेटिव ले लो E1 होगा। पॉजिटिव चार्ज के द्वारा अवे फॉर्म चार्ज, तो E2 इस तरह से होगा, ओके भाई। इस नेगेटिव चार्ज के द्वारा पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, टूवर्ड्स द चार्ज, आवेश की ओर होगा ही नहीं क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज के द्वारा अवे फ्रॉम चार्ज, आवेश से दूर बाहर की ओर, E2 हो गया हमारे पास। हमें पता है ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होने वाली हैं, दोनों डिस्टेंस इक्वल होने वाली हैं, तो यहां पर बोल सकते हैं E1 का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा E2 के मैग्नीट्यूड के, दोनों का परिमाण बराबर होगा, दोनों चार्ज क्यू क्यू है, दोनों डिस्टेंस इक्वल है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। कोई दिक्कत। चलो अब क्या करना है अपन को, मान लेते हैं कि ये एंगल अपने पास यहां पर ये थीटा है और ये एंगल थीटा है, दोनों इक्वल है थीटा। अब क्या होगा, इसके कुछ फैक्टर कंपोनेंट बनेंगे। मैं यहां पर एक लाइन खींच लूंगा, अब ये थीटा है ना, ये अब इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये एंगल थीटा। तो इस E1 के दो कंपोनेंट बने, थीटा की ओर E1 cos थीटा, क्या बन गया E1 cos थीटा, पहला कंपोनेंट। अब इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, E1 sin थीटा, ये क्या हो जाएगा E1 sin थीटा, नहीं ऐसा।
भाई ये एंगल में थीटा माना तो इसका ये एंगल थीटा होगा, ये आकृति बन गई ना, ये इक्वल एंगल होते हैं पास, ठीक, ये थीटा तो ये थीटा। अब इस E1 के दो कंपोनेंट बने, E1 थीटा की ओर कौन सा घटक होता है, cos थीटा, और उसके लंबवत परपेंडिकुलर sin थीटा, तो E1 cos थीटा और इसका E1 sin थीटा। चलो अब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, कैसे, ये लाइन ऐसी तो है पास, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे पास, ठीक, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्लियर है। अब ये एंगल थीटा थे, E2 के भी दो कंपोनेंट बनेंगे, E2 के दो कंपोनेंट, एक तो E2 cos थीटा, इधर ही इसी डायरेक्शन में E2 cos थीटा, भाई थीटा की ओर E2 का E2, मतलब ये E2 है, E2 cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर E2 sin थीटा, ऊपर क्या बन जाएगा E2 sin थीटा। कंपोनेंट आया समझ में, इधर देख लेते, तो क्या करना पड़ता है, कोई यहाँ पे बना लेता हूँ इस डायग्राम को अच्छे से ऊपर वाले को, ये E1 है और ये E2 है, यही तो है, ये थीटा एंगल और ये भी थीटा एंगल, ठीक है। अब इस E1 के दो कंपोनेंट बनेंगे, E1 cos थीटा, E1 cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर E2 E1 sin थीटा। E1 के दो कंपोनेंट बने, E1 cos थीटा, थीटा की ओर cos थीटा उसके परपेंडिकुलर sin थीटा। अब E2 के दो कंपोनेंट बनेंगे, E2 cos थीटा, इधर E1 cos थीटा और इधर ही E2 cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर ऊपर E2 sin थीटा। और समझ में आया बस कैसे क्या कंपोनेंट बनाया अपन ने, ठीक है, क्लियर, नोट करो पहले आते हैं इसको, डायग्राम नोट करो अच्छे से, समझ में आना चाहिए डायग्राम। अब देखो क्या होगा, हमें तो इस पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ये पॉइंट P है, यहाँ पर देखो भाई, इस पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट बन रहे E1 E2 के, देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये E2 sin थीटा और E1 sin थीटा, E1 E2 का दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इक्वल है, इसका मतलब दोनों इक्वल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, इसका मतलब ये कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल, मतलब जो परपेंडिकुलर वाले जो अपने पास ये E2 sin थीटा और E1 sin थीटा और E2 sin थीटा वाले जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं उनके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएंगे दोनों कंपोनेंट, क्यों नहीं बनाएंगे, E1 E2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है, समान है, और sin थीटा दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे अपोजिट डायरेक्शन में, देखो E2 sin थीटा ऊपर है, E1 sin थीटा नीचे, ये दोनों कैंसिल कर देंगे, इसका मतलब पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, विद्युत क्षेत्र बनेगा, वो केवल cos थीटा के घटकों द्वारा बनेगा, इसका मतलब पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, यही तो बनेगी अपने पास, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब E1 E2 दोनों इक्वल है तो मैं इनको क्या E1 इसको दोनों को E मान लें, कोई एक E मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा यार, E1 कुछ लिख दो, E नेट इज इक्वल टू 2E1 cos थीटा लिख दो, या 2E2 को दोनों इक्वल डबल हो जाएगा बस, 2E cos थीटा, भाई E1 E2 दोनों इक्वल है, वो मैंने क्या मान लिया, E मान लिया, अब मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे E की वैल्यू फाइंड करनी है, cos थीटा निकालना है, हो जाएगा सॉल्व। चलो इसको उठा दूंगा साइड से, यहाँ से, अब इसका काम नहीं यहाँ पर उठा दूं मैं इसको, चलो नोट कर लिया होगा आपने। अब क्या करना है हमें, देखो ध्यान से, E की वैल्यू निकाल लेते, E की वैल्यू पर निकाल लेते हैं, E की वैल्यू क्या है, क्या E1 E2 कोई एक निकाल लो, E1 निकालो या E2 निकाल लो, यहाँ से E1 निकालो E2 निकालो, चलो कुछ निकाला, E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर कौन सा डिस्टेंस, अब ये डिस्टेंस मत ले लेना, ये तो आर डिस्टेंस माना है, या ये डिस्टेंस या ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस हमारे पास, ठीक है, तो इस डिस्टेंस को निकालना पड़ेगा हमारे पास, ये डिस्टेंस कैसे निकालें, या तो ये डिस्टेंस निकालो या ये निकालो, चलो मैं ये एक ही बात दोनों इक्वल है, ये डिस्टेंस निकालता हूँ, तो मेरे पास एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, आपको ट्राइंगल दिख रहा है, इस ट्राइंगल में यदि मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आधार बेस का स्क्वायर,
कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस आएगी वो क्या आएगी मेरे पास, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। भाई क्या किया मैंने, ये ट्रायंगल बना लिया, दिखाई दे रहा है। इसमें क्या लगा दी, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पर क्या जाएगा नीचे, इस डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है, देखो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आएगा E1 E2 या कुछ भी निकालो आप, ये डिस्टेंस निकालो, ये निकालो, कुछ निकालो, ये डिस्टेंस ये आ गया, इसका स्क्वायर मतलब ये डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं लगेगा पास, यहाँ पर इसका स्क्वायर आएगा, मतलब हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा बेस स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर यदि ये डिस्टेंस निकालने के बाद अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट लगाना पड़ेगा, अरे निकाल लेगा तुम लोग, चलो देख लेते, देख लो तो यहाँ पर निकाल दो, वहीं पर ये ट्रायंगल बन रहा पास, ये तो बन रहा है, ये आर है ये ए है, तो नाम देते हैं हम पास को ए बी सी। मुझे ए सी निकालना है तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यदि मुझे ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आगे निकालना, चलो इस तरह से, इसका मतलब यहाँ पर ही आ गया। अब ई की वैल्यू निकल गई, ई की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, लेकिन मुझे कॉस थीटा थीटा भी लगाना है, तो कॉस थीटा लगाना है, कॉस थीटा से इसी ट्रायंगल में कॉस थीटा बाहर निकाल दो भाई, इसी ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपो, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस क्या है अपने पास ये रहा, क्या हो गया अंडर रूट, भाई बेस क्या है अपने पास ए अपॉन हाइपोटेनस क्या है इसका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या होता है भाई, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन में हाइपो, बेस क्या हो गया ए और कर्ण क्या हो गया हाइपो क्या हो गया अंडर रूट ए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो कॉस थीटा की वैल्यू अपन यहाँ से निकाल के ये पुट कर देंगे, यहाँ पर सब कुछ वैल्यू मिल गई हम पास, वैल्यू पुट करेंगे तो ई नेट इक्वल टू क्या हो गया, ई नेट इक्वल टू 2, ई की वैल्यू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा वैल्यू क्या हमारे पास है ए अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कोई दिक्कत, चलो अब देखो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर इस पूरे की पावर क्या है एक 1, यहाँ पर क्या है 1/2, तो क्या होगा 3/2 पावर हो जाएगी, मतलब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ऊपर क्या लिखूंगा ई नेट इक्वल टू, मैं लिखूंगा इसको के क्यू 2a को लिखा यहाँ पर इंटू 2a, तो क्या लिखा हमने k को लिखा q को लिखा 2 को मल्टीप्लाई कर 2a अपॉन, नीचे देखो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 उधर अंडर रूट, तो 1/3 हो 3/2 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर हो, ऊपर क्या बन गया वापस से q इंटू 2a p, क्या बन गया q इंटू 2a, क्या बन गया डायपोल मोमेंट p, ऊपर p आ जाएगा, तो ई नेट इक्वल टू के पी, नीचे क्या है पास है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। नोट करो पहले ऐसा, फिर इसमें कुछ बता दें, दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, नोट करो जल्दी से, हो गया पॉज में नोट कर लिया वीडियो डायग्राम से। अब देखो, अब नीचे की तरफ क्या बन रहा है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वही यहाँ बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पर आर क्या है मच मच ग्रेटर देन ए, भाई ये आर डिस्टेंस वापस ले लो, बाई चांस अपन के पास इसके परपेंडिकुलर भाई इसके मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, जबकि ये 2a तो क्या है बहुत स्मॉल, ये डिस्टेंस किस में आएगी हम पास नैनोमीटर्स में माइक्रोमीटर्स में एंगस्ट्रॉम में, तो वो ए तो क्या है इससे बहुत कम है, ठीक है, तो वापस अपन यहाँ पे क्या कर देंगे ए स्क्वायर टेंस टू 0 किसके कंपेयर आर स्क्वायर के कंपेयर, ठीक है, तो क्या होगा पास देखो ए स्क्वायर वहां हट जाएगा, क्या बचेगा ई नेट इक्वल टू के पी, नीचे क्या होगा आर स्क्वायर की पावर 3/2, आर स्क्वायर की पावर 3/2 और 2 से 2 कैंसिल,
तो नीचे क्या बचेगा आर क्यूब, ध्यान रहेगा आर क्यूब। तो क्या है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पास के पी अपॉन में आर क्यूब, जबकि एक्सिस पे क्या है थी 2 के पी अपॉन में आर क्यूब। इसका मतलब एक्सिस पर अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अक्ष की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से दुगनी होती है। नोट करो अपने यहाँ तक, फिर इसका हम वेक्टर फॉर्म देखते हैं डायरेक्शन क्या हो गया ना। ओके देखो अब हमें देखना है ई नेट का डायरेक्शन किधर है। अब ये बताओ सोच के कि ई नेट किधर है भाई, इस पॉइंट पी पर ई नेट इधर ही तो है भाई, E1 कॉस्ट इधर है, E2 कॉस्ट इधर है, इसका मतलब ई नेट का डायरेक्शन भी अपने पास इधर ही है। इधर तो निकला नहीं हम पास, इधर तो निकला ही नहीं हम पास, तो ई नेट किधर है हम पास, E1 cos थीटा E2 cos थीटा का डायरेक्शन, ई नेट इधर है। अब ई नेट का डायरेक्शन किधर है, इधर। अब डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है, अपोजिट, मतलब पी वेक्टर किधर होगा, इधर होगा। ध्यान दो पी किधर होता है माइनस क्यू से प्लस क्यू, तो पी वेक्टर इधर हो गया। जबकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको ई नेट इक्वल टू के अपॉन में आर क्यू, यहां पर माइनस के पी वेक्टर। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायपोल मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में आया क्लियर। या इसको ऐसे देखिए बुकों में लिखा हुआ है नेगेटिव के पी वेक्टर अपॉन में आर क्यू, इस तरह से। कोई दिक्कत, नोट करो। तो आपके बोर्ड के व्यू से, बोर्ड में इन दोनों में से हर बार कोई ना कोई 2, 3, 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत अच्छे टॉपिक है दोनों, बोर्ड के लेवल से अच्छे तैयारी करो इन दोनों की। आज के लेक्चर में बस इतना ही बहुत है, पढ़ते रहो इसको अच्छे से, दोनों डेरिवेशंस जो हैं अच्छे से क्लियर करो इनको। और जो प्रीवियस लेक्चर उनको देखते रहा करो, ऐसा नहीं डायरेक्ट अपन इसी लेक्चर पर पहुंच गए तो समझ में आना थोड़ा मुश्किल है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बताया है अपन ने, पॉजिटिव चार्ज से कैसे होता है, नेगेटिव चार्ज से। अपन यहाँ बता रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज से अवे फॉर्म चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज टू वर्स चार्ज होता है, क्यों होता है क्या है वो प्रीवियस लेक्चर अपन ने अच्छे समझा रखा है। तो उन लेक्चरों को देखते रहा करो और पढ़ो इसको, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।